मेहनत करना है तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इंद्राणी जीएस एकेडमी पे। बीपीएससी घटना चक्र के सीरीज में एक लास्ट लेक्चर रह गया था इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में। कल की क्लास, पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद हम लोगों ने राज्यपाल देखा था, गवर्नर देखा था, जैसे राष्ट्रपति देश में वैसे ही राज्यों के हेड कैसे कैसे होते हैं और इसमें क्या क्या उपबंध होता है। उसके बाद राज्य का विधानमंडल और मंत्री परिषद हम लोगों ने देखा था। उसके बाद महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची। उसके बाद आपातकाल यानी कि इमरजेंसी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, कैसे टैक्स का, कर का बंटवारा जो होता है केंद्र और राज्य के बीच में वित्त आयोग करता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था योजना आयोग पढ़ा था जो अब 2015 से नीति आयोग हो चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री मोदी और उपाध्यक्ष इसके वर्तमान में अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। किनकी जगह पर आए हैं? तो वो आए हैं सुमन बेरी की जगह पर। और सीईओ जो है इसकी वो निधि छिब्बर है, अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। आज की इस पॉलिटी के क्लास में हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आज हम लोग चुनाव आयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मेनली पंचायती राज के 40 क्वेश्चन है, इसमें स्थानीय स्वशासन के, जहां से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन आजकल बहुत सुर्खियों में रहता है, आप लोग जानते हैं ज्ञानेश कुमार अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। घटना चक्र की क्लास है हमारी। अगर आप लोग का देखिए हिस्ट्री में आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, पॉलिटी में भी आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, लेकिन जब तीसरी क्लास के बाद जब चौथी लेक्चर आई, चौथी लेक्चर में जो पार्ट आप लोग को इंटरेस्ट नहीं लगता है उसमें देखिए कि बहुत कम लोग जुड़े। हालांकि देखिए क्वेश्चन हर जगह से आता है तो हर टॉपिक को आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप लोग का रहेगा तो ज्योग्राफी भी हम करा देंगे, वरना ल्यूसेंट तो चालू करने वाले ही हैं और साथ साथ में उसके ल्यूसेंट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लेके चलेंगे। आइए देखते हैं चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है हमारा, थोड़ा सा पेन के कलर को एडजस्ट कर लिया जाए। चलिए ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इलेक्शन कमीशन आप लोग जानते हैं आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है, तो ए आंसर हो जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों का निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने तथा इस निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो विधानमंडल का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, सारा चुनाव कौन कराता है? हालांकि अगर आपको स्थानीय स्वशासन पंचायती राज का भी चुनाव हो उसको भी राज्य का इलेक्शन कमीशन ही करता है। तो याद रखिएगा, उसको मैनेज करना, उसको निर्देशित करना, उसको नियंत्रित करना, ये सारा काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ध्यान देंगे। अगला सवाल कह रहा है हमारा, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहा जाता है? देखिए व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति, अब देखिए अभी एक एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, पटना का जो बांकीपुर सीट है, पटना का जो बांकीपुर सीट है, बांकीपुर कहां है? पटना में है, ठीक है, पटना में। आप लोग को याद होगा 1912 में यहाँ कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। बताइएगा उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में आर एन मधोलकर थे, आर एन मधोलकर थे, मधोलकर। और इसी यहीं पर एक बांकीपुर जेल भी है, यहीं एक बांकीपुर जेल भी है जहां जयप्रकाश नारायण,
राम मनोहर लोहिया, आपको राजेंद्र बाबू जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं, वो लोग उस जेल में रहे हैं। हालांकि अब उस जेल को नेस्ते नाबूद करके वहां पे एक गार्डन बना दिया गया है जिसका नाम है बुद्धा गार्डन। और अब वहां पर समझिए कि डेटिंग डेटिंग खेला जाता है, मतलब कपल लोग वहां पे जाते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो बांकीपुर सीट के जो विधायक थे दोस्तों, ये थे नितिन नवीन। नितिन नवीन थे, याद रखिएगा, नितिन नवीन थे। 25 साल से, समझिए कि ये 25 साल से जो थी भाजपा का ये सीट लगातार 25 साल क्या 30 साल से 1995 से लगातार इस सीट पर जीत रहा था भाजपा। इसके पहले नितिन नवीन के पिताजी थे, बाद में नितिन नवीन बने। और नितिन नवीन का किस्मत अचानक से चमक गया। 2026 में नितिन नवीन को मोदी जी ने बना दिया भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी का आपको स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये विधायक की जो सीट थी ये खाली हो गई और ये बन गए राज्यसभा सांसद। ठीक है, तो जब कोई सीट जब खाली हो जाती है तो वहां पर जो फिर से इलेक्शन कराया जाता है उसको कहते हैं बाई इलेक्शन। क्या कहते हैं उसको? बाई इलेक्शन। बाय बाई नहीं, बाई बी वाई बाई, बाई मतलब टाटा, बाई इलेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, बाई इलेक्शन कहते हैं यानी कि उपचुनाव कहते हैं उसको हिंदी में। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? उपचुनाव कहेंगे। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलें, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? देखिए, अब चुनाव आप लोग जानते हैं ना, हम लोग 18 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, चुनाव देना हम लोग शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने जब अपना पहला वोट दिया था 2014 में, 2014 में मैंने अपना पहला वोट दिया था, लोकसभा का इलेक्शन था और बहुत मतलब शान से जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, मोदी जी को वोट दिया था। आप लोगों ने कब दिया था? आप लोग भी याद करिए, या आप लोग में से बहुत लोग अभी नहीं भी दिए होंगे। तो देखिए, अब जो 21 साल पहले वोट की सीमा हुआ करती थी उसको घटाकर जो 18 वर्ष किया गया था वो 61वें संविधान संशोधन से किया गया था। 61वें संविधान संशोधन से किया गया था 1989 से। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए इसको पढ़ते हैं, आइए इसको पढ़ते हैं मित्रों। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 को प्रभावी हो गई। ठीक है, नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। यह भी याद रखिएगा, पहली बार जो 9वीं लोकसभा थी, नौवीं लोकसभा जो थी करीब करीब 2000 ईस्वी के आसपास, 2000 ईस्वी के आसपास, तो उस समय 9वीं लोकसभा नहीं 12वीं लोकसभा थी ना, आपको 9वीं लोकसभा तो 1990 के आसपास हो जाएगा, तो 1990 में। ठीक है, तो उस समय पहली बार 18 वर्ष के जो युवा थे उन्होंने क्या किया था? वोट किया था, यानी कि मत दिया था अपना। आगे चलेंगे, आम चुनाव में मतदान की आयु, सेम क्वेश्चन छाप देंगे। 61वां संविधान संशोधन 1989 में लागू हुआ था, याद रखिएगा, और लागू वाले को ही संशोधन हम लोग देखते हैं। ठीक है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन आजकल मुद्दा में चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो हमारे देश का बहुत फायदा है, क्योंकि हमारे देश में ना लगातार चुनाव ही चलते रहता है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, फिर इधर का उपचुनाव, उधर का उपचुनाव, फिर अभी यूपी चुनाव आ रहा है, फिर इधर अभी बंगाल कुछ दिन में गया है। तो जब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब वन नेशन वन इलेक्शन होता है ना, तो जो लोकसभा का चुनाव होता है उसी के समानांतर सारे चुनाव को कर दिया जाता है। जैसे बंगाल का चुनाव अभी हाल में ही हुआ, 2026 में ही हुआ, बिहार का चुनाव 2025 में हुआ था, लोकसभा का चुनाव कब होगा? अब 2029 में होगा। तो 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा
उसी समय सारे विधानसभा का भी चुनाव उसी समय करा दिया जाएगा, नो मैटर वाट कि किसका चुनाव का 4 साल पूरा हुआ है, किसका कार्यकाल 5 साल पूरा हुआ है। हो सके 2028 में ही किसी राज्य का चुनाव हो तो 1 साल में फिर से वहां चुनाव हो जाएगा। तो किस किस सब में अनुच्छेद करना पड़ जाएगा, तो आंसर देखिए ई हो जाएगा। इसमें देखिए 356 क्या कहता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। हम लोग पढ़े थे ना 3 तरह का, हम लोग को आपातकाल पढ़ना था ना, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 352, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्त आपात। ठीक है, ये पढ़े थे ना, तो 356 में भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 83 में भी, जो देखिए अनुच्छेद 83 कहता है आपको, जो आपको संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली जो है ना, आइए हालांकि इसको पढ़ लेते हैं लेकिन समझिएगा, संसदीय प्रणाली में जो सिस्टम होता है आपका, उसमें भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। 246, 172 सब में करना पड़ेगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आइए पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में यदि एक राज्य एक राष्ट्र चुनाव होता है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू की जाती है, तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभा के कार्यकाल में को लोकसभा के कार्यकाल के समानुरूप करने की आवश्यकता होगी। मतलब लोकसभा के कार्यकाल के समानुरूप चलेगा सारा विधानसभा। जैसे 2029 से चलता है ना, जैसे मान ली 2000 आपको हुआ, 24 में चुनाव हुआ, फिर अब 29 में होगा, 5 साल चलेगा, तो ये 2034 तक, तो जितना भी विधानसभा होगा इसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभा के कार्यकाल के तदनुसार बढ़ाने या घटाना होगा तथा लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को उसी अनुरूप संयोजित करना होगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू करने जाने के आगे भी लोकसभा का राज्य विधानसभा समय पूर्व भंग विघटित होने की स्थिति के संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान कर सके। अतः ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 क्या कहता है, संसद के सदनों की अवधि, हाँ संसद के जो सदन होती है उसकी अवधि। अब देखिए लोकसभा भंग भी होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है क्योंकि उच्च सदन है, राज्यों की सदन है, लेकिन लोकसभा तो भंग भी होती है, तो लोकसभा भंग भी हो जाती है। तो जब भंग होगा तो विधानसभा भी भंग हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 सांसद के जो सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद सत्रावासन होते हैं, सब में क्या करना पड़ेगा, अपन को सब में संशोधन करना पड़ेगा। साथ में राज्यों का जो विधानमंडल होता है, अनुच्छेद 172, उसमें भी ये राज्यों के विधानमंडल की अवधि जो होती है 172, उसमें भी संशोधन, 174 में भी संशोधन करना पड़ेगा। राज्य का विधानमंडल का सत्र, सत्रावासन और विघटन। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध यानी कि राष्ट्रपति शासन, ठीक है, उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। याद रखिएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए लागू हो रहा है, और ये भी लागू हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा हमारे देश के लिए। क्योंकि देखिए नेता जो है हमारे देश के तो बिजी रहते हैं बस चुनाव में ही ना, बस चुनाव में ही वेव करने में बिजी रहते हैं। काम करने का शौक किसको है, आप लोग को भी तो किसको मन नहीं रहता है कि आप एकदम स्टार बन जाइए, भीड़ खड़ी है, भेड़ बकरी की तरह भीड़ खड़ी है और ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं। तो काम करने के लिए आपको पद पे बिठाया गया है, तो ज्यादा चुनाव उचित नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। देखिए अब समझिएगा, भारत के विभिन्न जो, जैसे मान लीजिए आरजेडी है, जेडीयू है या आम आदमी पार्टी है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। तो जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको कब मिलेगा, तो 3 तरह से उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। ठीक है, पहली बात तो उसके पास क्या हो, चार स्टेट में उसका समझिए क्या है, 6% से ज्यादा वोट, 6% से ज्यादा उसको वोट आ जाए, या उसको दो, जितने भी टोटल सांसद हैं उसके 2% क्या होते हैं, 2% उसको समझिए कि सांसद उसके पास आ जाए। ठीक है, या उसके आपको 4 सांसद उसके आपको किसी भी पार्टी में हो जाए। तो ये करने का जो देखिए क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है ना, वो चुनाव आयोग का। पहले तो ये पूछ रहा है, आगे हम लोग करेंगे, इसको आगे करेंगे, ये सवाल आएगा कि कैसे कैसे होता है,
तो ये दर्जा देने का किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी कौन घोषित करता है, तो इलेक्शन कमीशन घोषित करता है। उसका क्राइटेरिया हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो हम लोग अभी M3 यूज कर रहे हैं, ईवीएम M3, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका M3 या M3 यूज कर रहे हैं। फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ईवीएम का जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो M3 यूज कर रहे हैं। और ईवीएम पे कई बार सवाल उठाया जाता है कि ईवीएम हैक हो जाता है, बटन दाबते हैं किसी पर दबा जाता है किसी पर, तो ये सिस्टम है। चलिए आगे चलेंगे। निर्वाचन की, देखिए निर्वाचन की निर्दिष्ट प्रक्रिया और तंत्र के अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध 324 में है, ठीक है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग का निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी हो, सरल हो, सहज बना दिया गया। हालांकि ऐसा लोगों का इल्जाम है कि ईवीएम हैक भी होता है। अब क्या होता है, हैक होता है। अब देखिए पार्टी भी जब जीत जाती है तब नहीं बोलती है। अब जैसे बंगाल में जीती तो हो सके ईवीएम हैक, और जहां हार जाती थी तो ईवीएम हैक नहीं। या ये भी हो सकता है कि जो पार्टी सत्ता में हो वो कहीं कहीं छोड़ देती होगी, ईवीएम हैक नहीं करती होगी कि ज्यादा ईवीएम हैक करेंगे तो फंस जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि ईवीएम का कौन सा संस्करण हम लोग यूज कर रहे हैं। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हम लोग M3 संस्करण हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए अब राजनीतिक दल है, अगला चैप्टर ही है राजनीतिक दल। इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय पार्टी को कैसे क्या होता है। भारत के किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना होगा? पूर्व चुनाव में कितना प्रतिशत वोट लाना होगा, तब कोई भी पार्टी, किसी भी दल की पार्टी राष्ट्रीय दल यानी कि आपको नेशनल पार्टी कहलाएगी। 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोटों का 10%, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोटों का 4%, 2 राज्यों में वैध वोटों का 15%, या आधे से ज्यादा राज्यों में वैध वोटों का 6%। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। देखिए ये गलत है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो ई आंसर तो पहले हम लोग लगा देते हैं, ई आंसर लगा देते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा था इसीलिए इसका आंसर हम रहने दिए हैं, छिपाए नहीं है। आगे देखिएगा, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार, यानी कि निर्वाचन प्रतीक जो है आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित, संशोधन हो सकता है के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में कोई एक शर्त पूरी हो जाए। पहला शर्त देखिए क्या है, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव, उन राज्यों के विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत, और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। मतलब देखिए पिछला लोकसभा का चुनाव या पिछला विधानसभा का चुनाव में टोटल वोटिंग परसेंटेज में से 6% वोट अगर ले आती है कोई पार्टी तो वो आपको कहलाएगी राष्ट्रीय पार्टी। या 4 उसके सांसद हो, 4 सांसद लोकसभा में हो तो वो कहलाएगी राष्ट्रीय पार्टी। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। 4 राज्यों में उसको मान्यता प्राप्त हो, राज्य स्तर का दल। जैसे राष्ट्रीय जनता दल को राजकीय पार्टी माना जा रहा है अगर 4 राज्यों में, तो उसको नेशनल पार्टी, केंद्रीय पार्टी उसको मान लिया जाएगा। अगला है, उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न या एक गिना जाएगा, तथा एक सदस्य कम से कम 3 राज्य से चुने गए हों। कम से कम एक सदस्य जो है 3 राज्य से चुने गए हों। कहने का मतलब कि टोटल जो वोटिंग परसेंटेज आया उसका 2% भी अगर किसी के पास है तो वो
नेशनल पार्टी कहलाएगी। देखिए जैसे आम आदमी पार्टी, अगला क्वेश्चन कह रहा है आम आदमी पार्टी एक है राजकीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। आम आदमी पार्टी जो है अब एक क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्य में से समझिए क्या हुआ, अहर्थ प्राप्त कर लिया और इसके आधार पर राष्ट्रीय दल मान्यता हेतु दावा किया तथा इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी सूचना के तहत अब इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है, ठीक है। आगे चलिएगा, आम आदमी पार्टी का जो आपको आम आदमी जो पार्टी 2012 में उसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। भारतीय जनता पार्टी का हुआ था 1980 में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का 1980 में हुआ था, आम आदमी पार्टी का हुआ था आपको 2012 में। अगला क्वेश्चन है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। अच्छा देखिए, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी का स्पीकर बनाया गया था आपको जब एनडीए का सरकार बना था ना, उस समय अटल जी, आपको अटल जी क्या थे, अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय तेलुगु देशम पार्टी के आपको एक बाल योगी करके थे, उनको स्पीकर बना दिया गया था। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बाल योगी जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे, यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल गठबंधन एनडीए का साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। मतलब एनडीए में शामिल नहीं हुआ था, फिर भी उनको स्पीकर बना दिया गया था अटल जी द्वारा। उस समय की राजनीति बहुत अच्छी होती थी दोस्तों। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो समझिए कि विपक्ष के नेता उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे और अटल बिहारी वाजपेयी को फॉरेन भेजते थे पॉलिसी संभालने के लिए। आज के नेता नहीं करेंगे ऐसा, आज बिल्कुल दुश्मनी चलती है, ठीक है। एक बार अटल जी ने नेहरू जी को सदन में बोल दिया था कि आपका मिला जुला व्यक्तित्व है, मतलब आपका चरित्र जो है दोहरा चरित्र है, आपके अंदर चर्चिल भी है, आपके अंदर चैम्बरलिन भी है। आपको पता है ना, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, जिसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था, ठीक है। और जो चर्चिल जो चैम्बरलिन जो था वो एक उदार प्रधानमंत्री था। तो अटल जी सदन में बोल दिए थे नेहरू जी को, सोचिए नेहरू जी बहुत उस समय बहुत बड़े नेता और बहुत वरिष्ठ नेता, और अटल जी उस समय यंग मैन थे, और बोल दिए थे कि आपका मिला जुला व्यक्तित्व है। तब भी नेहरू जी उनको बोले कि वाह बहुत अच्छा भाषण दिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो संभव है। देखिए अगला, भारत के राजनीतिक, अगला क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, देखिए क्वेश्चन गलत है, आइए डायरेक्ट इसका पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन गलत है तो वो भी 1 2 3 4 दिया हुआ है, आइए इसको पढ़ लेते हैं, एक बार डायरेक्ट इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन होता है, चुनाव का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किस नियम से, अधिनियम से किया गया था, तो 1951 के अधिनियम से ही किया गया था, ठीक है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त कर ले और किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा के 4 सीट जीत जाए, ठीक है। वह लोकसभा के 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीट प्राप्त कर ले। हम लोग 3 क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव के में से 7 राष्ट्रीय एवं 40 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त वाले दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। अभी कितना है, 6 राष्ट्रीय दल है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये कब का क्वेश्चन है, 2000 का क्वेश्चन है। तो ये समझिए कि अभी क्षेत्रीय पार्टी नेशनल पार्टी और भी ज्यादा हो गई है। आपको आरजेडी भी आपको नेशनल पार्टी हो गई है, राष्ट्रीय जनता दल भी आपको नेशनल पार्टी हो गई है, बीच में जदयू भी हो गई थी, जदयू भी है ही आपको, ठीक है। आम आदमी पार्टी भी हो ही गई है 2023 में। तो ये क्वेश्चन 26 साल पुराना है। चलिए आगे देखते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है। अब देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाली जो है, ये हालांकि दोनों मार्क्सिज्म से ही निकला है, लेकिन एक पार्टी का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो ये आया था बाद में 1964 में आया था, ठीक है, ये आया था 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये आपको 1925 में एम.एन. रॉय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी और कौन है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो पहले ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा 1998 और बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा 1984। तो हो जाएगा आपको ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, 1342 1342 1342 आंसर, ठीक है, समझ गए? देख लेंगे, वही चीज लिखा हुआ है। अब चलिए अगला चैप्टर है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है दोस्तों। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिए हैं, यानी कि संविधान संशोधन लिए हैं, याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन जो है 1976, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान। लघु संविधान याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण सिंह समिति भी कहा जाता है इसको। इसी में क्या किया गया था? आपको 10 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया गया था, रशिया से लेके, सोवियत रूस से लेके, ठीक है। और क्या किया गया था आपको? और इसको आपको संपत्ति के अधिकार को याद करिए। आपको देखिए प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिया गया था आपको, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, अखंडता जोड़ दिया गया था 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। बहुत कुछ हुआ था, इसको मिनी संविधान कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। संविधान का प्रावधान का संशोधन का किस भाग में है? देखिए पूछ रहा है किस भाग में है, तो भाग 20 में है। भाग 20 और 368, ठीक है, 368। देखिए यहां भी है, यहां भी है। भाग कितना हो जाएगा? हाँ, भाग 10 10 20, तो सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो पार्ट किस पार्ट में? तो भाग 20 में है। किस संशोधन से होता है? तो अनुच्छेद 368 से होता है, ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में ये आपको प्रावधान दिया गया। ये साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा या संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम एक आधे राज्य के विधानमंडल के द्वारा 3 तरह से संविधान संशोधन होता है। एक होता है छोटा सा संविधान संशोधन, संविधान साधारण बहुमत से। एक होता है विशेष बहुमत से, और एक कोई संविधान ऐसा है, कानून ऐसा है जिसको आप ना साधारण बहुमत से कर सकते हैं ना विशेष बहुमत से कर सकते हैं। उसमें आपको संसद के साथ साथ पूरा विधानसभा में पारित करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको क्या होगा? आपको मान्य होगा, ठीक है। आगे चलिएगा। एक नया राज्य बनाने, एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कोई नया राज्य बनाना है, जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार है, जैसे मान लीजिए बिहार को काट के मिथिलांचल अगर बनाना चाहे संसद, मिथिलांचल अगर बनाना चाहे तो क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। मात्र साधारण बहुमत से ही सरकार क्या करेगी? आर्टिकल 4 का यूज करके आपको बिहार को काट देगी, किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना देगी। आर्टिकल 3 से उसका नाम बदल सकती है। हाल में ही हम लोगों ने देखा केरल का नाम केरलम कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 4 के 2 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 4 के
2 के तहत, याद रखिएगा 4 का 2 के या 4 का बी के तहत, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम दिया गया 69वें संविधान संशोधन से। 69वें संविधान संशोधन से, याद रखिएगा 1991 1991 1991 से। देखिए 69वें संविधान संशोधन से 1991 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 239A 239 का क, ठीक है, ए का ए, 239 का ए, याद रखिएगा, से क्या हुआ? दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, जिसके वहां पे क्या होता है, आप देखते हैं ना, दिल्ली में विधानसभा भी है, दिल्ली में चुनाव भी होता है, वहां का मुख्यमंत्री आपको निर्वाचित होता है। दिल्ली एनसीटी के लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की स्थापना और प्रावधान कर दिया गया है। तो दिल्ली को एक एनसीटी का दर्जा मिला है आपको 96वें संविधान 69वें संविधान संशोधन 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 से। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो सी आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन में के लिए कहीं भी आपको विधेयक लाया जाता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, कहीं पर भी शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। प्रथम संशोधन विधेयक देखिए कब लाया गया था? 1951 में। 1951 में लाया गया था, याद रखिएगा। 1951 में लाया गया था, पहला संशोधन हुआ था 1951 में। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 को, 19 को, 85, 87, 174, 76, 341, 42, 72 एवं 76 में संशोधन किया गया था एवं 2 नए अनुच्छेद आपको जोड़े गए थे, 31 का क, 31 का क और 31 का ख। ठीक है, और साथ साथ में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। 9वीं अनुसूची, पहले 8 अनुसूची थी ना मूल संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, जिसके तहत आपका सरकार आपकी जमीन जो ले लेती है बदले में मुआवजा दे देती है, तो किस अनुसूची में? तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची दल बदल, दल बदल सब हम लोग पढ़ चुके हैं। राघव चड्डा, राघव चड्डा जो पलटी मारे, आप मारा अभी, किसके चलते? दल बदल विरोधक कानून, क्योंकि यही बोलता है ना कि अगर आपके पास 2/3 आप सदस्य जो हैं पलटी मार सकते हैं, इधर का उधर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं मार सकते हैं, 2/3 है तब मार सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? बताइएगा। तो 42वां, देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है कब आया था? 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन आया था 1978 में। इसमें हमेशा कंफ्यूजन अगर होता है किसी को तो याद रखिएगा 4 + 2, 42वां, तो 4 + 2 6 होता है ना, तो 1976। 4 + 4, 4 + 4 8 होता है, तो 1978, याद रखिएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। भारतीय हाँ देखिए वही क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान के संबंध में, संशोधन के संबंध में कथनों पर विचार करिए, आइए करिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, नहीं 8 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े, गलत हो जाएगा। देखिए गलत हो गया। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। कहां से? तो सोवियत रूस से लेके, सोवियत रूस से लिए हम लोग। आपातकाल कहां से लिए जानते हैं ना? जर्मनी से। आपातकाल कहां से लिए हम लोग? इमरजेंसी का प्रावधान जर्मनी से, जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, और सोवियत रूस से क्या लिए हम लोग? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, यानी कि अनुच्छेद 39 का अ, 43 का ए और अनुच्छेद 47। इसमें इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से
विधान सभाओं विधानमंडलों के सदस्य के आयोग घोषित करने का अधिकार प्राप्त किया गया। अ, 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 तो देखिए 3 और 4 दो तो गलत है, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 गलत हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया कुछ कुछ, लेकिन ये सब नहीं जोड़ा गया है। 4 सही है। ठीक है, 2 और 3 जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन से अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधान में परिवर्तन किया गया तथा अनेक प्रावधान भी जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसके जरिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष को ही धर्म निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। ठीक है, आगे चलिएगा। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो, अगर कोई भी मान लीजिए कोई किसी क्राइम में फंस गया और उसको अपने आप को निर्दोष साबित करना है कोर्ट में और उसके पास पैसा नहीं, तो सरकार उसको वकील देती है। ठीक है, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। उद्योग के संबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का ए, एवं पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन का वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का ए। ये सब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, इसके द्वारा अनुच्छेद 192 को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग का परामर्श के राज्य विधानसभाओं के मंडल के सदस्यों के आयोग घोषित करने के अधिकार प्रदान किया गया, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको हटा दिया गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन किया ही गया था, इस चलते इमरजेंसी लगाया था 1975 में इंदिरा गांधी ने, याद है ना। और 1976 में एक इतना चीज कर दिया, और एक साल उस समय लोकसभा का चुनाव होने वाला था, जिस समय जयप्रकाश नारायण ने पटना से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, याद रखिएगा। और यहाँ उसको जेपी आंदोलन कहते हैं, और जेपी आंदोलन से ही बहुत सारे नेता निकले, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मुलायम यादव, ये सब जितने भी निकले कहाँ से निकले? आपको जेपी आंदोलन से। शरद यादव, ये सब निकले आपको जेपी आंदोलन से। हालांकि जितना भी 42वां संविधान संशोधन में ये सब उपबंध किया गया था, सबको 44वें संविधान संशोधन 1978 से क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। और इस समय मोरारजी देसाई जो थे आपको प्रधानमंत्री बन गए थे, इंदिरा गांधी हट गई थी। अगला, निम्न में से भारत के किस संविधान संशोधन में एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई? किसी भी राज्य में, देखिए 91वें संविधान संशोधन से मंत्रिपरिषद की जो आपको कुल मंत्री जो परिषद है, उसमें 15% से ज्यादा क्या होगा? मंत्री आप नहीं बना सकते हैं। टोटल संख्या जो है उससे 15% से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? मंत्री नहीं बना सकते हैं। ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है? 91वां संविधान संशोधन कहता है। ठीक है, देखिए 15% है ना, 15% वही चीज लिखा हुआ है, 15% से अधिक आप क्या कर सकते हैं? मंत्री नहीं बना सकते हैं। चलिए आगे और क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से है। 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 15% तय किया गया था। अब चलिए अगला, राजभाषा। राजभाषा, भारत के संविधान की कौन सी अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देती है? सरकारी भाषा हिंदी को मान्यता देती है 343। ठीक है, 343। भारत की कितनी टोटल मूल भाषा जो थी, कितनी थी पहले? 18 मूल भाषा थी, अब क्या हो गई है? 22 मूल भाषा हो गई है। ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है। ठीक है, देखिए वही चीज लिखा हुआ है, मतलब कि जो संघ की जो राजभाषा है, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की जो राजभाषा है वो क्या होगी? हिंदी, और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है?
अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? तो पहले देखिए कितनी थी, अब हो गई 18। पहले थी 18, अब हो गई है 22। पहले थी 18, अब हो गई है 22। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 से ऐसा हुआ है, याद रखेंगे आप। 92वें संविधान संशोधन 2003 से 22 भाषा कर दिया गया है, 22 भाषा कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है अब आपका संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन, जिसमें आपको पंचायती राज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए पहला सवाल है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ये कब चालू हुआ था? तो ये चालू हुआ था गांधी जयंती के दिन, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास करना था। ग्रामीण समुदाय जो है उनका विकास करने के लिए। देखिए अगला, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? पंचायत का जो चुनाव होता है उसका निर्णय कौन लेता है? तो चुनाव आयोग लेता है। चुनाव आयोग राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वही इसका निर्णय लेता है। देखिए पंचायतों यानी कि स्थानीय स्वशासन को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 का ग, ठीक है, 243 का ग, क ख ग सी, 243 का सी याद रखिएगा, के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु बंद कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243 का ट यानी कि डी के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन के संबंधित सभी विषयों पर संबंध या उपबंध कर सकेगा। जबकि पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग लेता है। तो पंचायत का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका इसका सारा डिसीजन लेता है आपको विधानमंडल, विधान परिषद, और लेकिन आपको राज्यों का विधान परिषद और जो आपको मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश है उसमें अगर कोई आपको है अगर ग्राम पंचायत तो उसका केंद्र लेगा, लेकिन इसका चुनाव कौन कराएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में आती है? पंचायती राज्य प्रणाली जो है आपको राज्य सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज प्रणाली। आगे चलेंगे, पंचायती देखिए वही क्वेश्चन है, राज्य सूची का है। पंचायती में चुनाव कराने हेतु तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चुनाव आयोग द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर डी। आगे ऑप्शन नंबर डी। आगे, पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? आइए पढ़िएगा, ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद पर स्थानीय स्वशासन पर 4 स्तरीय की रचना नहीं। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय रचना नहीं। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की नहीं। ये आंसर हो जाएगा। जो पंचायती राज व्यवस्था की शासन व्यवस्था कैसी है? तो ग्रामीण, क्षेत्रीय और जनपद के स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना है, याद रखिएगा, त्रिस्तरीय संरचना है। अनुच्छेद 243 का बी कहता है, ठीक है, 243 का बी कहता है ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर यानी कि खंड, प्रखंड जिसको कहते हैं, और जिला स्तर, 3 स्तर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, सीडीएस और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था।
देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव 1953 में बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार पूछता है। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दिया था, याद रखिएगा त्रिस्तरीय। और अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय दिया था, दो स्तरीय। आइए पढ़ लीजिए। 1952 में प्रारंभ हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और वर्ष 1953 में प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय विकास योजना एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सीमित समिति का गठन 1957 में किया गया। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय यानी कि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पंचायत प्रणाली का विकेंद्रीकरण प्रणाली, डिसेंट्रलाइजेशन की, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पावर का विभाजन करना। तो जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और आपको ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान के विधानसभा ने सितंबर 1959 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, इसके सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन कब हुआ था? तो राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1959 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश का में हुआ था ये। ठीक है, इसके पश्चात इसके सुधार के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवीके राव समिति तथा 1986 में डॉक्टर एलएम सांघवी समिति का भी गठन किया गया। तो सबसे पहले आया आपको बलवंत राय मेहता समिति, तब अशोक मेहता समिति, तब आया आपको ये जीवी राव समिति और उसके बाद आया आपको सांघवी समिति, एलएम सांघवी समिति। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई? 1957, बलवंत राय मेहता, वही क्वेश्चन है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कमिटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? देखिए, न्याय पंचायत बनाने की जो सिफारिश की थी वो अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है, 1977 में अशोक मेहता समिति 1977। तो न्याय पंचायत जो होता है, जिसमें आप देखते हैं सरपंच वगैरह जो बैठता है, सरपंच बैठते हैं और 5 पंच बैठते हैं, वो लोग आदेश देते हैं और उनका जो आदेश होता है कोर्ट में भी मान्य होता है, एडमिसिबल होता है। तो ये 1977 से आया था, याद रखिएगा, अशोक मेहता कमेटी से, एएमसी। ठीक है, आगे चलिएगा। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। पंचायत राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायत राज की द्विस्तरीय सरकार। तो हाँ, बिल्कुल द्विस्तरीय, पंचायत राज की 2 स्तरीय समिति अशोक मेहता समिति, याद रखिएगा। ठीक है, 1977 में गठित अशोक मेहता समिति के अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें त्रिस्तरीय के जगह पे 2 स्तरीय, जिसमें त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय के जगह पे 2 स्तरीय, 2 टायर की, इसमें जनपद स्तर और जिला परिषद था। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब गांव का जो समूह है, जिला और जनपद, जनपद महाजनपद जानते हैं ना, तो जनपद और जिला में बांट दिया गया इसको। ठीक है, पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य क्या है? ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंदता को बढ़ाना नहीं, ग्राम वासियों के बीच में कंपटीशन बढ़ाना नहीं, चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को परीक्षण देना, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, या इनमें से कोई नहीं, तो सी हो जाएगा। ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना। ठीक है,
पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिसमें वो अपनी आवश्यकता के अनुसार नीति बना सके। ठीक है, देखिए गांव के लोग का जो समस्या होता है शहर के लोग के समस्या से बहुत भिन्न होता है। बहुत सारे गांव में बहुत पुरानी पुरानी प्रथा आज भी चलती है, तो इसके चलते उनको क्या किया गया कि अपने हिसाब से कुछ तुम अपने मतलब कुछ नियम बना सकते हैं आप। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि में उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार का सृजन करना, जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, जनता की को विकास में प्रकाशन में प्रतिलाभन का योग बनाना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। डी ही लग रहा है, आइए पढ़ लेते हैं। डी लग रहा है, भारतीय संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जनता की भागीदारी के साथ लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन और विकास की प्रक्रिया को गांव स्तर तक ले जाकर आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया और विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सीधा भागीदार बनाना। ठीक है, तो यही हो जाएगा, डी हो जाएगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? आइए, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी सही है, हाँ बिल्कुल डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। काहे कि देखिए जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। जो राज्यसभा में कुछ सांसद जो जाते हैं ना, वो जिला परिषद से भी डायरेक्ट मनोनीत होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, क्या क्या आते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय समिति, जिला परिषद। डी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, आगे चलिए। ब्लॉक स्तर पर पंचायत की जो समिति है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री, प्रशासनिक, परामर्शीय समिति या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी। हाँ, देखिए ब्लॉक स्तर पे जो होता है वो क्या होता है? प्रशासनिक है। ठीक है, पर्यवेक्षणी इसका तुमको मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। परामर्श समिति नहीं है, परामर्शदात्री निकाय भी नहीं है, सिर्फ परामर्श देने वाली समिति नहीं है, प्रशासन संभालने वाली समिति है ब्लॉक स्तर पर जो होता है। ब्लॉक स्तर पर देखिए पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों के बीच समन्वयक के एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख या एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समिति गठित की जाएगी: शिक्षा समिति, लोक निर्माण समिति, लोक स्वास्थ्य समिति व परिवार कल्याण एवं ग्रामीण समिति। देखिए ब्लॉक स्तर पर जो प्रशासन होता है या जैसे ब्लॉक में जो अधिकारी बैठता है वो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में क्या करता है? रिलेशन डेवलप करता है। उन दोनों में कोई मतभेद ना हो, वो ऐसा सुनिश्चित करता है, कोई टेंशन ना हो, कोई मतभेद ना हो। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक सलाहकारी निकाय है, एक सलाहकारी समिति है
समन्वय और पर्यवेक्षण प्राधिकारी या प्रशासनिक पदाधिकारी है, तो बिल्कुल डी आंसर, प्रशासनिक पदाधिकारी वही है, वही यही चीज फिर से पूछ दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्य की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243 का जी, 243 का जी याद रखिएगा, 243 का जी, ये देखिए हाल में ही पूछा था। पंचायती राज संस्थान को 29 कार्यों की सूची जो दी गई है 243 के जी से दी गई है। क ख ग घ ए बी सी डी ई एफ जी तक, क ख ग घ ङ, हिंदी में छ हो जाएगा। 243 का छ या 243 का जी याद रखेंगे। पंचायती राज संस्थान को 29 कार्यों की सूची जो है अनुच्छेद 243 के जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 का जी के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की एक ऐसी योजनाओं को जिन्हें उन्हें सौंपी जाए, जिनके अंतर्गत वे योजना भी है और 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों का संबंध में भी क्रियान्वित करने या उसके उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संविधान के भाग 9 और 11 अनुसूचियों को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्य की सूची वर्णित है। तो पंचायत से संबंधित 29 कार्य जो दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बात तो किस अनुच्छेद में है? 243 का जी में है, ठीक है। 243 का छ भी आ सकता है, छ से छपड़ा। और किस संविधान संशोधन? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से ये दिया गया। पंचायती राज का फेमस आपको है, पंचायती राज का आपको फेमस संशोधन है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। कई बार पूछा है, देखिए फिर पूछा, क्या हो जाएगा? पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 में, 1992 में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को, फिर वही क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। अनुच्छेद 243 का जे के अंतर्गत पंचायत के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? देखिए अनुच्छेद 243 का जे जो है वो राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। जैसे देश का जो वित्त आयोग है, फिनेंस कमीशन जो है, क्या कहता है? अनुच्छेद 280, ठीक है। इसको कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं, ध्यान होगा आपको। और अभी 15वें वित्त आयोग जो है, 15वें कौन वित्त आयोग है? 15वें वित्त आयोग जो 16वें वित्त आयोग है, कौन हो जाएंगे? 15वें थे एनके सिंह थे, और 16वें जो हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। क्या है? अभी वित्त आयुक्त है, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 243 का ज जो है क्या करता है? वो राज्य का वित्त आयोग का पावर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 ये जे में प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत के अकाउंट्स रखे जाने या लेखाओं के संपरीक्षा यानी कि ऑडिट करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। अतः अनुच्छेद 243 का जे के अंतर्गत पंचायतों में लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, यह आपको हुआ कंप्लीट पंचायती राज का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपके पास आएंगे लुसेंट का सीरीज लेके, और लुसेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और उसका लाइव क्लास रहेगा। जुड़ना मत भूलिएगा इंद्राणी क्लासेस पे। अगर आप नए हैं तो हमारा प्लेलिस्ट चेक करिएगा। करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और इंटरनेशनल रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स के मुद्दों के साथ, टॉपिक्स के साथ आपके पास हमेशा हम आते हैं, आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।